रीतिकाल का परिचय व परिवेश। हिंदी साहित्य के विकास क्रम में आदिकाल और भक्तिकाल के पश्चात जिस काल का स्थान आता है उसे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। चिंतामणि त्रिपाठी ने काव्य विवेक, कवि कुल कल्पत्रु और काव्य प्रकाश नामक 3 ग्रंथ संवत 1700 के आसपास लिखे और सभी काव्यांगों का निरूपण किया। उनके बाद रीतिकाल में बहुत से लक्षण ग्रंथ लिखे गए। इस युग के कवि काव्यांग चर्चा करने में गौरव का अनुभव करते थे। दरबारी परिवेश के कारण श्रृंगारिक रचनाओं का आधिक्य था। जनसामान्य से रीतिकालीन कवि दूर हो गए थे और एक संकीर्ण घेरे में बंद गए। इन कवियों ने संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर लक्षण ग्रंथों की रचना अवश्य की, किंतु उनमें मौलिकता का अभाव था। कवि राजाश्रय में रहते थे और पुरस्कार प्राप्त करने की लालसा से अपने आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गान करते थे या नायक नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से कामुक विलासिता से भरपूर चित्रण करते थे। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि क्रम में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हुआ। रीतिकालीन समाज वह समाज था जब राजा या सामंत ही जनता का प्रतिनिधि होता था और उसी को केंद्र में रखकर साहित्य सृजन किया जाता था। रीतिकालीन साहित्य के 200-250 वर्षों की दीर्घावधि में जो रचनाएं हुई, उसकी पृष्ठभूमि में भी तत्कालीन परिस्थितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य में समाज की ही अभिव्यक्ति होती है। अतः रीतिकालीन साहित्य को समझने के लिए तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश को समझना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए क्योंकि युगीन परिवेश ही साहित्य के स्वरूप निर्धारण की नींव है। इस परिवेश रूपी नाव पर जो साहित्य रूपी भवन निर्मित होता है, वह साहित्यकार की पहचान बन जाता है। चूंकि साहित्यकार भी एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसकी रचनाओं के केंद्र में समाज का होना स्वाभाविक है और समाज राजनीति, धर्म, संस्कृति, कला, भाषा इत्यादि से मिलकर बनता है। इन पहलुओं को भली प्रकार समझकर ही किसी युग को ठीक से समझा जा सकता है, अतः इन पर विस्तृत दृष्टि डालना आवश्यक है। रीतिकाल का राजनीतिक परिवेश। इन विविध पहलुओं में सर्वप्रथम बात राजनीतिक पहलू की होती है। राजनीतिक परिवेश ने रीतिकालीन साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। यह वह काल था जिसमें लगभग 100 वर्षों से चमकते मुगल साम्राज्य का सूर्य अब अस्त होने की ओर अग्रसर था। मुगलों के वैभव काल, मध्याह्न एवं अस्त का रीतिकाल साक्षी रहा है। मुगलों का वैभव शाहजहां के शासनकाल में चरम पर रहा। शनह शनह मुगलों को केंद्रीय शासन प्रबंध के स्थान पर औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण प्रांतीय शासन अधिक प्रभावशाली हुए, जिससे अराजकता बढ़ी। शाहजहां के पुत्रों द्वारा शिकोह और औरंगजेब के बीच राजसत्ता को लेकर होने वाले संघर्षों के कारण मुगलकालीन वैभवशाली साम्राज्य, जिसमें ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ, हास्योन्मुख हुआ। अकबर के राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। उसकी नीतियां उदार थीं और वह सहिष्णु था। परिणाम स्वरूप उसके संबंध हिंदू राजनीतिज्ञों व सेनापतियों से भी दृढ़ हुए। अपनी उदात्त भावना और शक्ति के कारण अकबर ने अपने साम्राज्य को स्थिर किया और दरबार में विद्वानों, कवियों,
साहित्यकारों, संगीतकारों को सम्मानपूर्वक रखा। नरहरि, तानसेन, ब्रह्म, गंग, रहीम आदि व्यक्ति स्थायी रूप से उसके दरबार में रहते थे। अकबर का काल मुगल साम्राज्य का ऐसा काल था जो भावी मुगलों के लिए आदर्श स्थापित करता है। अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपने पिता की नीतियों का अनुकरण करने का प्रयास किया और विरासत में प्राप्त साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु अपने विलासी, मद्यपी और आराम परस्त व्यवहार के कारण एक अच्छा शासक नहीं सिद्ध हो सका। उसके साम्राज्य का संचालन भी नूरजहां करती थी। विडंबना यह थी कि उसकी सुरा, सुंदरी और सौंदर्य में रत होने के कारण साम्राज्य में विलासिता को प्रश्रय मिला। फलतः राज दरबारी, पदाधिकारी और प्रांतीय शासक भी विलासपूर्ण जीवन का अनुकरण करने लगे। फिर भी उसके कलाविद व संवेदनशील होने के कारण विविध कलाओं का विकास उसके शासनकाल में हुआ। दूसरी ओर यदि प्रांतीय शासन पर दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अकबर से औरंगजेब तक आते आते साम्राज्य विविध सूबों में बंट गया। इन प्रांतों का शासक अपने प्रांत का बादशाह होता था और उसे सम्राट से शक्ति मिलती थी। इन सूबों में भी प्रजा का शोषण होता था। विलासिता, भ्रष्टाचार, अत्याचार निरंतर बढ़ रहे थे। समाज में नैतिकता का पतन हो गया था। अवध, राजस्थान आदि में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हुआ। इन विविध संघर्षों के परिणाम स्वरूप पहले तो मुगल साम्राज्य और फिर छोटे छोटे राजाओं व सामंतों की शक्ति इतनी कम हो गई कि वे किसी भी विद्रोह का सामना करने की स्थिति में नहीं रह गए। रीतिकालीन साहित्य में इन्हीं राजनैतिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति मिलती है। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप राजा, प्रजा भी सभी में कामुकता और विलासिता बढ़ी, जिसका स्पष्ट प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर पड़ा। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि रीति कवियों की भावुकता व्यापक और स्वच्छंद नहीं थी। सामंती अभिरुचियों के अनुरूप उन्हें अपने को ढालना पड़ा था। ध्यातव्य है कि राज्याश्रय उनकी जीविका का साधन था। ऐसी स्थिति में वे जो थे वही हो सकते थे। स्पष्ट है कि राजनीतिक परिवेश में जो उत्थान पतन हुआ उससे प्रभावित होकर रीतिकालीन कवियों ने साहित्य सृजन किया। यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और वीर रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद। रीतिकाल का सामाजिक परिवेश। रीतिकाल का सामाजिक परिवेश किसी भी युग के विभाजन और साहित्य स्वरूप का निर्धारण सामाजिक घटनाओं तथा स्थितियों पर भी निर्भर करता है। राजनीतिक परिवेश में यह बताया गया है कि मुगल कालीन साम्राज्य विविध सूबों और प्रांतों में बंट गया था। इन्हीं प्रांतों के राजा या सामंत सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में थे। प्रजा के सुख दुख, भाव विचार इत्यादि से किसी का कोई सरोकार नहीं था। समाज में अमीर और मनसबदारों के बाद छोटे छोटे विभागों में काम करने वाले कर्मचारी थे। व्यापारी, साहूकार, दुकानदार थे जो मध्य वर्ग में आते थे किंतु शिक्षा तथा संस्कृति से वंचित थे। श्रमजीवी व कृषक वर्ग निम्न वर्ग में आता था जो कमर तोड़ मेहनत करता था किंतु फल से वंचित रहता था। प्रत्येक वर्ग अपने से छोटे वर्ग के व्यक्ति का शोषण कर अपनी आजीविका बनाने में माहिर था। उनके भीतर शोषक और शोषित की खाई पट रही थी। प्रांतीय युद्धों, आपसी कलह, साम्राज्य बढ़ाने की लालसा के कारण जनसामान्य त्रस्त था। शोषक वर्ग बिना कार्य किए ही संपन्न था और शोषित वर्ग कार्य करके भी दयनीय स्थिति में था। समाज में रिश्वत लेना देना आरंभ हो गया था। आर्थिक विषमता के कारण गरीब वर्ग भीख मांगने लगा था। विलासिता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मद्यपान करना, स्त्री का भोग करना ही राजा से प्रजा तक सभी को भाता था। स्त्री भोग करना, उसे अपनी संपत्ति मानना, विलास के विविध उपकरण जुटाना
किसी भी कन्या का बलात् अपहरण कर उसका भोग करना ही रीतिकालीन सामाजिक जीवन का मुख्य कर्म हो गया था। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि नायिका भेद का विस्तार नारी के भोग्य रूपों का विस्तार ही तो है। रीतिकाल के पुरुष को नारी विशेष की वैयक्तिक सत्ता से प्रेम नहीं था, उसके नारित्व से ही प्रेम था। वैभव विलास के लिए या रोटी के लिए जन अपने बेटे बेटी को बेचने के लिए विवश हो जाते थे। राजाओं सामंतों के हरम में कई स्त्रियां होने पर भी वैश्यागमन करना शान की बात समझी जाती थी। विलास में डूबे लोगों के लिए छेड़छाड़ करना, संतानों की ओर ध्यान न देना सामान्य बात थी। पत्नियां अपने पतियों से प्रेम न पाने के कारण सामान्य कर्मचारियों या भृत्यों से भी प्रेम संबंध बनाने में संकोच नहीं करती थी। समाज में दुराचार बढ़ रहा था। इसका संकेत कविवर देव की इन पंक्तियों में मिलता है। पंक्तियां सुनाती हूँ। काम अंधकारी जगत लगे न रूप कुरूप, हाथ लिए डोलत फिरै कामी निचरी अनूप। समाज में जहाँ विलासिता का बोलबाला था, वहीं दूसरी ओर हिंदू राजा आपस में ही युद्ध कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास में अपनी शक्ति क्षीण कर रहे थे। देश प्रेम, शौर्य, त्याग जैसे उच्च मूल्यों का स्थान गृह कलह, अशांति, रोष ले रहे थे। जहाँ हिंदू समाज आपसी फूट से टूट रहा था, वहीं मुसलमान समाज को विलासिता की दीमक खोखला कर रही थी। बहुविवाह तथा प्रचलित हो रही थी। शिक्षा के नाम पर काम कला में प्रवीण होने के तरीके सिखाए जाते थे। समग्र रूप से विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि रीतिकालीन समाज में नैतिक मूल्य निरंतर शिथिल हो रहे थे। चारों ओर अराजकता थी, विकास रुक गया था। रीतिकालीन साहित्य में समाज की इन स्थितियों का वर्णन मिलता है। समाज की इन विडंबनापूर्ण स्थितियों के भीतर से ही रीतिकालीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के लिए विषय वस्तु को चुना और तत्कालीन समाज व्यवस्था, रीति नीति और लोक व्यवहारों को अभिव्यक्त किया है। रीतिकाल का धार्मिक परिवेश। अकबर और जहांगीर की उदार नीतियों और सूफी संतों के उपदेशों के प्रभाव से हिंदुओं और मुसलमानों में जो निकटता आई थी, वह औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के कारण बहुत प्रभावित हुई। हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों के प्रति ऋण हो गए। पहले से स्थापित धार्मिक संप्रदायों का अंत नहीं हुआ था, किंतु वैभव और विलासिता के खुले प्रदर्शन के कारण धार्मिक आस्थाएं भी प्रभावित हो रही थी। धार्मिक गुरु विलासी राजाओं को गुरु दीक्षा देने लगे थे और उनका संबंध तत्व चिंतन से छूट रहा था और धर्म भी ऐश्वर्य और विलास की चपेट में आ गया था। इन धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इस काल में भी भक्तिकालीन संप्रदाय काम कर रहे थे। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इस संबंध में कहते हैं कि इस भक्ति काव्य गंगा का इस युग में विशाल विस्तार दिखाई देता है। पूर्ववर्ती युग को हम भक्ति युग इसलिए कहते हैं कि उस युग की भक्ति काव्य धारा के गंगोत्री, जमुनोत्री जैसे उद्गम स्थान हैं। निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धाराओं के उद्गमकर्ता या प्रवर्तनकर्ता कबीर, जायसी, सूर, तुलसी का संबंध जिस युग से है उसे ही भक्ति युग कहना चाहिए। परंतु यह सत्य है कि इनके द्वारा प्रवर्तित संत, प्रेमाख्यान, कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति धाराएं रीति युग में आकर असीम विस्तार को प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, ये विभिन्न संप्रदायों एवं पंथों की शाखा प्रशाखाओं में भी विभक्त होकर बहुविध रूप में इस युग में दिखलाई देती हैं। यद्यपि यह सत्य है कि भक्तिकालीन धाराएं रीतिकाल में भी यथावत चल रही थीं, किंतु उसके विकृत होते जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रीतिकाल संक्रमण का काल था। इस समय में इस्लाम धर्म पर हिंदू धर्म के वेदांत का और हिंदू धर्म पर मुस्लिम धर्म की समानता का प्रभाव पड़ा। वैष्णव धर्म से प्रभावित हो मुसलमानों में कोमलता, सरसता और उदारता का संचार हुआ और हिंदुओं में मुस्लिम प्रभाव से जातीय कट्टरता आ गई। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूल रूप से विलग हो गए और आडंबर या बाह्य आचरण
ही धर्म बनकर रह गया। जनता अंधविश्वासी होकर कर्म के स्थान पर मंदिरों और पीरों के तकियों पर जाकर अपनी कार्य सिद्धि की उम्मीद करने लगी। इसका लाभ धर्माधीशों ने उठाया और धर्म स्थान पाप और भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। रीतिकाल में साहित्य सृजन ने तो स्वार्थ और सुखाय के लिए ही हो रहा था और ना ही किसी धार्मिक या दार्शनिक परंपरा के विकास के लिए। वह समाज दर्शन से अनभिज्ञ और विलासिता में डूबा हुआ था। धार्मिक परिवेश भी हास्योन्मुख था। अतः रीतिकाल के भक्त कवियों ने जिन भक्तिकालीन संप्रदायों का वर्णन किया वह परिचयात्मक और परंपरा निर्वहन तक ही सीमित था। रीतिकाल का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक परिवेश। किसी युग विशेष का सांस्कृतिक स्वरूप तात्कालिक वातावरण, व्यक्तियों के विकास और सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन जीने का ढंग, जीवन के विविध आयाम, बदलते मूल्य और समाज में उनकी स्वीकृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा संस्कृति के ही भीतर आते हैं। संस्कृति को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यह मनुष्य के जीवन में वह स्थान रखती है जो आटे में नमक या प्राणवायु का होता है। विभिन्न शास्त्रों, दर्शन आदि में होने वाले चिंतन, साहित्य, चित्रांकन आदि कलाओं एवं परहित साधना आदि नैतिक आदर्शों की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल में लिखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, नैतिक परंपरा को तीव्रतर करने की योजना सभ्यता के चार स्तंभ हैं और इन सबके सम्मिलित प्रभाव से संस्कृति बनती है। रीतिकालीन सांस्कृतिक परिवेश भी उपरोक्त तत्वों से अछूता नहीं है। विभिन्न वर्गों, धर्मों और संस्कृतियों के देश भारत में शास्त्रों से लेकर खान पान तक में विविधता देखने को मिलती है। रीतिकाल में भी यह विविधता दृष्टिगोचर होती है। मुगल साम्राज्य का आधिपत्य होने के कारण हिंदुओं की सांस्कृतिक मान्यताएं इस काल में प्रभावित हो रही थी। दरबारी विलासिता के प्रभाव से सामान्य जन भी पथभ्रष्ट हो रहा था। अकबर शाहजहां की उदार नीतियों के कारण जो समन्वय हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त हो रहा था। समाज में विश्वास, भावुकता जैसे मूल्य मिट रहे थे और स्वार्थ के लिए प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की भावना बलवती हो रही थी। रीतिकाल का सांस्कृतिक परिवेश हास्योन्मुख था। परंपराओं का पालन ही लोगों का जीवन बन गया था। हिंदू वर्ण व्यवस्था टूट रही थी और सामाजिक ढांचा शनह शनह जर्जर हो रहा था। साहित्य और कलात्मक दृष्टि से भी रीतिकालीन परिवेश एक संतोषजनक स्थिति में था। मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ होने के साथ साथ कलात्मक स्वरूप भी विकास कर रहा था। तत्कालीन शासक स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, आलेखन इत्यादि को लेकर जागरूक थे। इस युग की स्थापत्य कला के उदाहरण के रूप में ताजमहल, मयूर सिंहासन, वीर सिंह बुंदेला के विशाल महल, जोधपुर दुर्ग, आमेर के महल और अजमेर झील के भवनों को देखा जा सकता है। स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय देखा जा सकता है। अकबरकालीन भवनों का अलंकरण तत्व व शिल्प हिंदू मंदिरों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए पुरानी दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा यद्यपि ईरानी शैली पर बना है, किंतु कब्र की बनावट और इमारती के बाहर भाग में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग भारतीय है। दूसरी ओर हिंदू राजाओं ने मुगलों के अनुकरण पर अपनी छत्रियाँ और समाधियाँ बनवाई। छत्रसाल तथा उसकी रानी छत्रियाँ इसके उदाहरण हैं। संगीत, नृत्य और गीतों को हिंदू और मुसलमान दरबारों में पर्याप्त सम्मान मिला। दोनों धर्मों का समन्वय संगीत में भी इस युग में मिलता है। हिंदी में संगीत शास्त्र की रचनाएं हुई। देव का राग रत्नाकर, कृष्णदेव व्यास का राग कल्पद्रुम, गंगाधर का राग मालादि संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। भारतीय संगीत से प्रभावित मुगल शासकों ने राग दर्पण संगीत, पारिजात
इत्यादि का फारसी अनुवाद करवाया। रीति योगीन साहित्यिक परिवेश भी पर्याप्त समृद्ध रहा है। यद्यपि इस काल के कवि साधारण वर्ग से थे, फिर भी राज्याश्रय में रहने के कारण उन्हें पर्याप्त सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त थी। रीतिकाल में विविध संस्कृतियों व धर्मों के समन्वय के कारण फारसी, संस्कृत, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू साहित्य में बहुत सी रचनाएं हुई। मौलिक कार्यों के साथ साथ अनुवाद भी हुए। फारसी उस समय में राजकीय भाषा थी, अतः भाषाओं पर अलंकार प्रधान शैली का प्रभाव पड़ा। जनजीवन की भाषा ब्रज थी, फिर भी यह इस प्रवृत्ति से बच न सकी। फारसी में अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, निज़ामुद्दीन तवक़ात अकबरी, जहांगीर की आत्मकथा, तुज़्के जहांगीरी, मोहम्मद खां का इकबाल नामा, ए जहांगीरी इत्यादि प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा, इनायत खां का शाहजहांनामा और औरंगज़ेब के समय में फलना-ए आलमगीरी, आलमगीरनामा इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं हुई। अकबर के प्रशासन में हिंदी साहित्य का भी प्रसार हुआ। उसकी सहिष्णुता के कारण कवियों को अच्छी रचनाएं लिखने का वातावरण मिला। अब्दुर रहीम खान खाना, रसखान, बीरबल, टोडरमल, हरिनाथ कंग इत्यादि इस काल के उच्च कोटि के कवि थे। आचार्य केशव, सेनापति, रसनिधि, चिंतामणि, मतिराम, देव, बिहारी, पद्माकर, ठाकुर बोधा, भूषण, लाल और सूदन जैसे कवि शाहजहां और औरंगजेब के समय में हुए। काव्य कला को सुंदर और सुशोभित करने का प्रयास इन कवियों ने किया। हिंदू राजाओं व मुगलों के आपसी संघर्षों के कारण तथा विलासिता की प्रधानता के कारण संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार और वीर रस की रचनाएं प्रमुख रूप से मिलती हैं। भाषा को अधिकाधिक अलंकृत करने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप रीतिकालीन अधिकांश रचनाएं संवेदना से दूर होकर जड़वत हो गई हैं। अधिकांश वर्णन ऊहात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि समृद्ध साहित्य रचना होने के बावजूद रीतिकाल का साहित्य मानवीय संवेदना को प्राप्त करने में असफल रहा है। धन्यवाद।